मेरा नाम मशन है। मेरे शौहर अपने दोस्त की ईदी में शरीक होने के लिए 1 हफ्ते के लिए कराची गए थे। मेरी भी एक सहेली की छोटी बहन की मंगनी की रस्म थी, जिसमें शरीक होने के लिए मैं अपने आप को बना सनवार रही थी। मेरा 16 साला छोटा भाई, जो गांव से मेरे शहर में एक मदरसे में पढ़ने आया हुआ था, वो भी अचानक मेरे घर आ गया। वो 10-12 दिन बाद मेरे घर आ जाया करता था और 3 दिन गुजार कर फिर वापस चला जाया करता था। वो उस वक्त मेरे बच्चों के पास बैठा हुआ उनके साथ खेल रहा था। मैं अपने छोटे भाई के लिए किचन में जाकर कुछ बनाने लगी थी कि ऊपरी शेल्फ पर रखा हुआ बेलन लड़खता हुआ नीचे की तरफ आया और सीधा मेरे दाएं घुटने पर इतनी जोर से लगा कि मेरी तो चीखें निकल गईं। मेरी इतनी बुलंद चीखने सुनकर मेरा भाई और मेरे साथ वाली हमसाया दौड़ती हुई मेरे पास आई। मुझे रोते हुए देखकर मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने बतला दिया कि बैन मेरे घुटने पर लगा है, लगता है मेरे घुटने की हड्डी टूट गई है। फंक्शन में जाने की तैयारी तो धरी की धरी रह गई। मेरी हमसाया ने मेरे बच्चों और मेरे घर को संभाला और मैं छोटे भाई के साथ बाजार में बैठे हुए एक पहलवान के पास आ गई, जो टूटी हड्डियों को ठीक करते हैं। ये भी अच्छा ही हुआ कि हम टाइम से वहां पहुंच गए थे, वरना उनकी दुकान के वक्फे का टाइम शुरू होने वाला था। पहलवान के शॉप पर उस वक्त सिर्फ एक बूढ़ी औरत अपने हाथ की पट्टी करवाने आई हुई थी। उसने मुझे रोते हुए देखा तो वजह पूछी। मैंने वजह बतलाई तो वो मेरे कपड़ों को देखकर कहने लगी, बेटी, तुम्हारे घुटने पर चोट आई है तो लाजमी बात है कि घुटने की मालिश भी होगी, यहाँ पट्टी भी बांधी जाएगी, मगर तुम्हारी शलवार का पांचा इतना छोटा सा है कि ये तो तुम्हारी पंडलियों के ऊपर भी नहीं जाएगा। घुटने को होगा कि तुम पहलवान के कमरे में जाने से पहले अपनी शलवार का पांचा अधेर लो, ताकि ये आसानी ऊपर हो सके। मैंने अभी हाँ या ना में कुछ नहीं कहा था कि वो खुद ही बोली, बेटी, लेकिन अगर तुमने अपना पांचा फाड़ लिया तो तुम्हें बाजार से गुजरकर वापस जाने में काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। शॉप के बाहर तो रक्षा आने की जगह भी नहीं है। रक्षा लेने के लिए भी तुम्हें कम से कम आधा बाजार पैदल गुजर कर जाना होगा। उस बूढ़ी औरत ने मुझे एक नई उलझन में डाल दिया था। मैं अभी किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंची थी कि जिस कैबिन पर ड्रेसिंग रूम लिखा हुआ था, पहले एक जवान लड़की बाहर निकली। उसकी हथेली पर पट्टी बंधी हुई थी। वो लड़की उस बूढ़ी औरत के साथ दुकान से चली गई तो कुछ देर बाद इसी ड्रेसिंग रूम से एक 34-35 साल का काफी सेहतमंद जवान निकला। मेरा पहले कभी किसी पहलवान से वास्ता निकलता नहीं पड़ा था, ना मैं उसे जाती की। वो मेरी तरफ देखकर बोला, हाँ बीजी, तुम्हारा क्या मसला है? मैंने अपनी चोट का बतलाया। फिर वो मेरे छोटे भाई से पूछने लगा तो मैंने कहा कि ये तो मेरे साथ है। उसने कहा अच्छा, और फिर दुकान के ग्लास डोर पर वक्फे का बोर्ड लगाकर दरवाजे को चीखनी लगा दी। वापस हमारी तरफ आते हुए बोला, तुम पट्टी करवा कर इस छोटे दरवाजे से निकल जाना। उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे उसने ड्रेसिंग रूम में आने का कहा। मेरे छोटे भाई ने मुझे सहारा देकर ड्रेसिंग रूम में लाकर ड्रेसिंग बेड पर बिठा दिया तो पहलवान ने मेरे भाई को बाहर जाकर बैठने का कहा। वो तो बच्चा था, वो फौरी इस कमरे से निकलकर बाहर चला गया था। पहलवान मेरे करीब आया, कहने लगा, बीबी, तुम्हारे घुटने पर चोट आई है, इसकी मालिश करनी होगी, फिर पट्टी भी करनी होगी। अपने घुटने को कैसे दिखाना चाहोगी? मैं तुम्हारी शलवार का पांचा फाड़ता हूँ। मुझे इस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई और झट से बोली, नहीं, फिर मैं बाजार से गुजर कर कैसे जाऊंगी? मैं तो तमाशा बन जाऊंगी। हाँ, ये बात तो है। चलो फिर अपनी नीचे की तरफ करो। एक गैर आदमी के सामने उतारते हुए भी शर्म आ रही थी, मगर मजबूरी ऐसी थी कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं था। मैंने इलास्टिक नीचे की तरफ कर दिया। तब पहलवान ने पकड़कर मेरे घुटने से भी काफी नीचे कर दिया और हल्का हल्का हाथ फेरते हुए मेरे घुटने की हड्डी को चेक करने लगा। कुछ देर बाद बोला, बीबी, शुक्र करो, तुम्हारे घुटने की हड्डी तो महफूज है, मगर इस पर दबाव काफी पड़ा था, इसलिए मालिश करते हुए तुम्हें काफी दर्द होगा, बट इसीलिए 20 मिनट के लिए होगा। अगर मैंने हड्डी को इसकी सही जगह पर एडजस्ट ना किया और वैसे ही पट्टी बांध दी तो दर्द तो तुम्हारा 20 दिन के बाद खत्म दिन हो जाएगा, मगर तुम सारी जिंदगी लंगड़ा कर ही चला करोगी। इसलिए तुम्हें पहले से कह रहा हूं कि दर्द को बर्दाश्त कर लेना, ज्यादा चीखने चलाने की जरूरत नहीं है। इसकी बातें सुनकर तो मेरी और भी जान निकल गई थी। मैं सारी जिंदगी लंगड़ी बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए अपना दिल मजबूत करते कहा, नहीं, आप जैसा बेहतर
भी इल्म मजते हैं वो करें, मैं दर्द बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर उसकी पूरी गई। फिर आकर ने एक तेल की शीशी से मेरे घुटने पर थोड़ा सा तेल गिराया और मेरी टांग को सीधा करते हुए जैसे ही उसने मेरे सीखने पर घुटने पर हाथ रखा, दर्द की वजह से बेइख्तियारी तौर पर मैंने अपने दोनों हाथों से बेड या किसी और चीज को पकड़ने की बजाय पहलवान की ही दोनों टांगों को मजबूती से पकड़ लिया। वो पहले धीरे धीरे मेरे घुटने की अर्ध गिर्द मालिश करता रहा। उसका हाथ मेरी रान पर काफी ऊपर तक जा रहा था, मगर उस वक्त मुझे इतनी होश कहाँ थी। कुछ ही देर में उसने मेरे घुटने को एक झटका दिया तो मैं दर्द से बिलबिला उठी। पहले तो पहलवान ने मेरे घुटने के साथ साथ मेरी पिंडली और रान की भी अच्छी तरह मालिश शुरू कर दी थी। पहलवान मुतवातिर मालिश करता रहा। कुछ ही देर बाद मेरा दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया, आखिर मारूम हो गया। तकलीफ का असर जायल होने के बाद मैं अपने हवास में लौटी और खुद को एक गैर मुहर्रम के सामने सिर्फ कमीज में देखकर मुझे फितरी शर्मो हया ने अघेरा, जो एक शरीफ और इज्जतदार औरत का खासा होता है। लेकिन मैं अपनी तकलीफ के हाथों भी मजबूर थी, वरना मैंने आज तक अपने शौहर की अमानत में खयानत नहीं की थी। लेकिन पहलवान की इस तरह मालिश करने से मेरे अंदर की पी हुई ख्वाहिश ने सर उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे अपने छोटे भाई की भी फिक्र थी, जो अपनी बहन के इंतजार में घुल रहा था। तो मैंने जल्दी से कहा, पहलवान जी, मेरा दर्द खत्म हो गया है, आपसे इल्तमास है कि पट्टी कर दे। अब पहलवान के हाथ रुक गए। उसने इस बात में सर हिलाया और पट्टी करने लगा। पहले उसने मेरे घुटने के नीचे एक सख्ती नमा लकड़ी की बनी हुई मुरब्बाई शक्ल की स्लेट रखी, फिर पट्टी उठाई और बांधने लगा। थोड़ी देर में पट्टी हो गई। जब मैंने शलवार पहन ली और उठ के बैठ गई तो पहलवान मेरी राइट साइड में आया और एक बाजू मेरी कमर में डाल के मुझे आहिस्तगी से ऊपर उठाया और मुझे सिंगल बेड से नीचे उतारा और मुझे तकरीबन अपने साथ चिमटा लिया। वो मेरी राइट साइड पर था और उसने अपना लेफ्ट आर्म मेरी कमर के गिर्द हमाइल किया हुआ था। फिर हम बाहर काउंटर वाली साइड पर निकल आए। मेरा छोटा भाई परेशानी के आलम में बाहर बैठा अपने होंठ काट रहा था, क्योंकि पहलवान के पास आते हुए मेरी हालत बहुत शिकस्ता थी, तो इसलिए उसका परेशान होना फितरी बात थी। जब मेरे चेहरे पर उसने सुकून और ठहराव देखा तो वो कुछ पुरसुकून हुआ और पुर आगे बढ़ के मुझे सहारा दिया और पहलवान के चुंगल से निकाल के मुझे बेंच पर बिठा दिया। फिर पहलवान ने छोटे को चंद गोलियां और का मुख्तलिफ कलर के शरबत दिया। बताने लगा कि कब उनको यूज करना है और कैसे, और साथ में कहा कि 1 वीक के बाद पट्टी खुलवाने दोबारा आना है। पर सब बताते हुए पहलवान मेरी तरफ कनखियों से देख रहा था। पहलवान की फितरत को मैं बखूबी समझ रही थी। पहलवान जैसे लोग ही जमाने का नासूर होते हैं, जो औरतों की इज्जत को मजरूह करते हैं और अपनी होश का निशाना जबरदस्ती बनाते हैं। मेरे बस में पहलवान ने जो आग लगाई थी वो बुझ चुकी थी, लेकिन इसकी चिंगारी अभी भी बाकी थी और एक हल्का सा हवा का झोंका उसे फिर से जला सकता था, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं था। खैर, ये मामला जल्द खत्म हुआ और हम घर पहुंच गए। घर पहुंच के भी मेरा सारा ध्यान पहलवान की गई मालिश ये था, मुझे पता नहीं चला। पर दरवाजे पे खड़ा कोई मुझे देख रहा था। कदमों की चाप से मैंने आंखें खोली तो मेरी हमसाया नैना थी। वो खामोशी से मेरे पास आई, पर मेरे बैठ के उसने मुझे बुलाया। गुलशन, तो क्या कर रही थी? थोड़े दिन रह गए हैं, तेरे मियाँ आ जाएंगे। मैंने टेबल पे बड़े तेल की तरफ इशारा किया और कहा, नेगीना, मेरी मालिश कर दो। नेगीना ने इस बात में अपनी मंडी हिलाई और तेल उठा के मेरे पास ले आई। ने आहिस्तगी से मेरी शलवार का पांचा उठाया और ऊपर करने की कोशिश कर रही थी। पांचा तंग होने की वजह से ऊपर नहीं हो रहा था। मैं बोली, नेगीना, शलवार उतार दो, मेरी इससे आसानी होगी। नेगीना एक लम्हे को झिझकी, फिर उसने सर को हिलाते हुए आहिस्तगी से उतार दी। अब फिर वही सूरत हाल पैदा हो गई थी जो पहलवान की दुकान में थी। मैं तसव्वुर में खुद को पहलवान की दुकान में महसूस कर रही थी। नेगीना ने आहिस्ता से एक तकिया उठाया और मेरे घुटने के नीचे रख दिया। फिर उसने अपने हाथों पे तेल मिला और मेरी पिंडली पर मालिश शुरू कर दी। घुटने पे चूके या पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए इससे थोड़ा नीचे मेरी अपनी वजह से मैं ही महदूद रही। पट्टी की वजह से मैं सही से तरह से नहा भी नहीं सकती थी। फिर नेगीना ने मुझे नहलाया,
घुटने पे हुई नहाने चोट की वजह से वक्त बहुत हुआ मैं, लेकिन इसने इसको बचाकर नहलाया कि खाना बनाने, कपड़े पहनाए, नाए और बेड पर लेटा के चली गई। फिर एक वीक गुजर गया। इस एक वीक के दौरान नगीना आती रही और मेरी खिदमत बराबर करती रही और घर के दूसरे कामकाज मेरा छोटा भाई करता था। इस दौरान मैंने अपनी टांग पर वजन डालना शुरू कर दिया था और आहिस्ता चल के छोटे मोटे काम भी करने शुरू कर दिए थे, लेकिन मैं कोई रिस्क भी लेना नहीं चाहती भी। पहलवान ने मुझे डरा दिया था और सारी उम्र की लंगड़ाहट का सोच कि मेरी जान निकल जाती थी। अब वीक चूके गुजर चुका था और आज पट्टी खिलवाने की बारी थी। छोटा तैयार था कि आज मैं ले जाएगा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि तुम बच्चों का ध्यान रखो और मैं नगीना को लेकर जाती हूँ। मैं आज बहुत निकसिक से तैयार हुई थी। आज मैंने अपना फेवरेट पर्पल कलर का सूट पहना जो बहुत बारीक था, होंठों को लिपस्टिक से अशना करवाया और हल्का हल्का मेकअप किया। मेरी रंगत चूंकि बहुत वाइट थी तो इसलिए मैं हल्का सा मेकअप करती थी। जब मैं तैयार हो गई तो खुद को आईने में देखकर अपना जायजा लिया। फिर मैं एक बड़ी सी चादर उठा के बाहर निकल आई। बाहर नगीना मेरा इन्हीं वेट कर रही थी। मुझे देख के वो मेरी तारीफ किए बगैर ना रह सकी। फिर हम दोनों घर से बाहर निकले और ऑटो रिक्शा में बैठ गई। ऑटो रिक्शा वाले ने पहलवान की दुकान के सामने उतार दिया। हम दुकान के दाखिल गए। अंदर दाहो नदर सिर्फ एक बूढ़ा और एक नौउम्र लड़का बैठे थे। काउंटर पर बैठी हुई नौउम्र लड़की ने हमें बेंच पर बैठने का इशारा किया और कहा कि उस्ताद अभी मसरूफ हैं। हम एक साइड पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक नौजवान लड़की जिसके बाजू पे पट्टी बंधी हुई थी बाहर निकली और धीमे कदम उठाती बाहर निकल गए और वो बूढ़ा भी उसके पीछे निकल गया। गालिबन वो उसका बाप था। थोड़ी देर बाद पहलवान बाहर निकला। मैं चादर ओढ़े हुए थी, लेकिन पहलवान की जेरे निगाहों ने मुझे पहचान लिया। वो काउंटर के पीछे चेयर पर बैठ के बोला, बीबी जी अब आपके घटने की क्या सूरत हाल है। फिर मैं बताने लगी कि अब तकरीबन ठीक है और आज पट्टी खुलवाने आई हूँ। पहलवान ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया और कहा कि आप अंदर जाएं, मैं पट्टी उतारता हूँ। मैं उठी और अंदर चली गई और नगीना बाहर रह गई। मैं जाके इसी बेड नमा चारपाई पर बैठ गई जहां पर पहलवान ने पहली दफा मेरी मालिश की भी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वो नौउम्र लड़का हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेके आया। उसने ट्रे मेरी साइड पे रखी और चला गया। मैं उनके साथ इंसाफ करने लगी और आने वाले लम्हों का सोचने लगी। थोड़ी देर बाद पहलवान कमरे में दाखिल हुआ। उसने मेरी तरफ देखा तो रिजल्ट मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था। पट्टी खोलने के बाद मैंने अपना घटना देखा तो मेरी जान में जान आई। घटना बिल्कुल ठीक था और सिर्फ एक जख्म का निशान था मेरे दिल में लंगड़ी होने की, जो हौल दिल में उतरी हो आ रहे थे वो खत्म हो गए। पहलवान बोला, बीबी जी मुबारक हो, आपका घटना बिल्कुल तंदुरुस्त है। नगीना बाहर बड़ी देर से मेरा इंतजार कर रही थी। नगीना की जबानी में बड़ी देर से इंतजार की पशमकश में थी कि कब पट्टी खुले और बाजी बाहर आए, लेकिन बहुत देर हो गई तो मुझे शक हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। तो मैंने सोचा कि अंदर जाके जायजा लिया जाए। ने उस लड़के को थोड़े पैसे दिए और कहा कि बेटा जाओ, मेरे लिए एक मीठा पान तो बनवा के लाओ। लड़का पान लेने चला गया। मैं अपनी जगह से उठी और अंदर दाखिल हो गई। अंदर सिर्फ एक छोटा सा कमरा था जिसके बाहर लकड़ी का दरवाजा था। मैं ने खोलना चाहा तो फिर कुछ सोच के रुक गई। मैंने दरवाजे पे कान लगा दिए तो मुझे कुछ आवाज में सुनाई दी। मेरी बैकबोन में सनसनी की लहर दौड़ गई। मैंने दरवाजे पे इंतहाई हल्का एहतियात से दबाव डाला कि हल्की सी आवाज भी ना निकल पाए। थोड़ा सा छेद हुआ तो अंदर एक होश रबा मंजर था। मैंने देखा कि बाजी पहलवान के साथ अपना काम करवा रही है। मैं ताज्जुब से सोचने लगी कि बाजी के शौहर किस कदर उनसे प्यार करते हैं और बाजी दूसरी जगह मना मार रही है। खैर, मैंने उस वक्त उस ख्याल को अपने जहन से झटका और अंदर के मंजर को बगौर देखने गेली। उस वक्त दो औरतें दुकान में अली और उस्ताद का पूछने लगी। वो दोनों बाहर बैठ गई। खैर, मैं और पहलवान बाहर आ गए। फिर मैं और नगीना घर को रवाना हो गई। सारे रास्ते में नगीना से नजरें चुराती रही। घर पहुंची तो मेरे शौहर आए हुए थे। मैं जाते ही उनके गले लग गई और फूट फूट के रोने लगी और मगरमच्छ के अंसों की भरमार कर दी कि मेरे साथ ये हादसा हो गया था। खैर, उन्होंने मुझे चुप करवा दिया और हौसला दिया। मेरी जिंदगी का वो दिन आज भी मुझे याद आ जाता है तो मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ कि मैं